तो आज हम बात करेंगे वैद्युत रसायन के लेक्चर नंबर 5। ठीक है, तो 4 लेक्चर हम लोगों ने क्लियर कर लिए, काफी चीजें हम लोगों ने बता दी है, काफी चीजें डिस्कस कर ली है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 5 और जितनी बातें हमने बोली थी उसी से ही आगे बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है, जो आज हमारा पॉइंट है, वो है नस समीकरण से साम्य स्थिरांक ज्ञात करना। देखिए, प्रश्न में कभी कभी साम्य स्थिरांक के बारे में भी प्रश्न आ जाता है कि साम्य स्थिरांक कैसे ज्ञात किया जाता है। साम्य स्थिरांक के बारे में एक दो बातें पहले, जो रासायनिक साम्य में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें अगर हम बात करते हैं तो साम्य क्या होता है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। साम्य का मतलब क्या होता है? साम्य का मतलब ये होता है कि जैसे कि ये हमारे अभिकारक है और ये हमारा उत्पाद है, तो अभिकारक की दर और उत्पाद की दर जब समान हो जाती है, अभिकारक की दर यानी कि ऐसे समझ सकते हैं कि आर पी में अग्रगामी दिशा की दर और पश्चगामी दिशा की दर, ठीक है, अग्रगामी दिशा की दर और पश्चगामी दिशा की दर जब समान हो जाती है तो उस जगह पर हम उसको बोलते हैं साम्य। ठीक है, और जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो उस जगह पर जो हमारे पास में आर होता है, यानी कि जो भी हमारा अभिकारक होता है और जो भी हमारा उत्पाद होता है, उन दोनों की जो सांद्रता होती है, सांद्रता वो कैसी हो जाती है? नियत हो जाती है। अब बेटा यहां पर कुछ लोग कहते हैं कि बराबर हो जाती है। ठीक है, बराबर भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि बराबर नहीं हो सकती, बराबर हो सकती है, लेकिन कुछ ही केस है जहां पर बराबर हो सकती है। तो बराबर से बेहतर है हम ये कह देंगे कि वहां पर नियत होती है। मतलब नियत होने का मतलब ऐसे मान के चलो, जैसे कि मान लेते आर 10 ग्राम था, ठीक है, 10 ग्राम था, अभिक्रिया होना प्रारंभ हुई और प्रारंभ होने के बाद में, अभिक्रिया होने के बाद में मान लेते हैं जो पी बना वो 4 ग्राम बना। तो अब जब ये 4 ग्राम बना तो ये कितना बचा? 6 ग्राम बचा। तो ये 6 ग्राम हो गया, ये 4 ग्राम हो गया। अब जब साम्य वाली स्थिति आ गई तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अभिकारक था, जितना उत्पाद में परिवर्तित हो रहा था उतना ही उत्पाद तुरंत ही अभिकारक में परिवर्तित हो रहा था। यानी जितना मान यहां से यहां जा रहा था उतना ही मान यहां से यहां जा रहा था, जिसके कारण से आर की जो सांद्रता थी उसमें परिवर्तन हमको नहीं दिख रहा था। उसी प्रकार से उनकी पी की सांद्रता में परिवर्तन नहीं दिख रहा था। तो जब सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है तो हम बोलते हैं कि सांद्रता जो है वो नियत हो गई। और जब ऐसी स्थिति आती है तो ये दो स्थितियों को बताता है, एक तो सांद्रता नियत हो जाती है और दूसरी बात हम ये कहते हैं कि यहां पर एक साम्य स्थापित हो गया। ऐसा कुछ हम लोग यहां पर पढ़ते हैं। ठीक है, अब साम्य को हम कैसे देखते हैं? तो वहां पर एक नियतांक यूज करते हैं केसी, सांद्रता पर, और दाब पर अगर करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा? केपी हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं सांद्रता नियतांक, या इसको बोल सकते हैं साम्य नियतांक। सांद्रता पर साम्य नियतांक केसी। और केसी बराबर क्या होता है? केसी बराबर होता है उत्पाद बटा अभिकारक, यानी कि P अपॉन R। ये चीज हम लोग पढ़ते हैं जब हम पढ़ते हैं रासायनिक साम्य का चैप्टर। अब वही चीज हम प्रयोग करेंगे नस समीकरण में, यानी कि नस समीकरण में, यानी कि नस समीकरण का मतलब समझ रहे हो ना? कौन सा? सेल। कौन सी सेल? विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल में अगर ऐसा कहीं पर हो जाए कि वहां पर अभिकारक और उत्पादों के मध्य में अगर साम्य स्थापित हो जाए तो ऐसी स्थिति पर हम साम्य स्थिरांक को कैसे ज्ञात करते हैं, ये चीज हम यहां पर सीखने जा रहे हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो अभिक्रिया हम वही ले रहे हैं। आवाज बेटा म्यूट करो, गगन शुक्ला म्यूट करो। ठीक है। हाँ, तो जैसे कि हम यहाँ पर लेते हैं अभिकारक ले रहे हैं Zn। देखिए Zn की अभिक्रिया हमने कर दी है Cu2+, जैसा पहले ले रहे थे वैसा अभी भी ले रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? Zn2+ हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा? Cu। ये स्थिति आ गई। ठीक है, मैंने यहाँ बोला ये हो गया ठोस, ये हो गया जलीय एक्वस, यहाँ पर ये ले लिया मैंने एक्वस और ये ले लिया मैंने यहाँ पर ठोस। ठीक है, क्लियर है? अब आगे की बात सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। नस समीकरण मैं लिख रहा हूं, क्या लिखूंगा? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग बेस 10, और यहां पर उत्पाद में क्या है? Zn2+
मैं बता चुका हूं कॉपर को हम नहीं लेते हैं क्योंकि कॉपर ठोस में होता है तो उसको छोड़ दो, डिवाइड बाई आ जाएगा यहां पर Cu2+। ये हमारे पास में स्थिति आ गई, ठीक है, क्लियर है, ये स्थिति हमारे पास में आ गई। अब ये स्थिति हमारे पास में आ गई, यानी कि कैसे हमने यहां क्या कर दिया, इस जगह पर हमने क्या कर दिया, एक नस समीकरण हमने लिख दी। अब हम स्थिति ले रहे हैं कौन सी, साम्य वाली, यानी कि अब हम स्थिति कौन सी लेने वाले हैं, साम्यावस्था पर। तो साम्यावस्था पर क्या होगा, अब उसको यहां पर सोचना है, क्या क्या परिवर्तन होंगे ये हमें यहां पर देखना है, ठीक है। तो साम्यावस्था पर अगर हम देखें तो क्या क्या चीजें होंगी, पहले तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज Zn2+ डिवाइड बाई Cu2+ की जगह पर हम लोग Kc लिखेंगे, पहली चीज तो ये हो गई। Zn2+ डिवाइड बाई Cu2+ की जगह पर हम लोग Kc लिखेंगे, यानी Kc को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साम्य स्थिरांक। पहली चीज तो ये लिखा जाएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो अब मैं बोलने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, अगर किसी अभिक्रिया में साम्य स्थापित हो गया, साम्य स्थापित होने का मतलब यह हुआ कि जो भी हमारे पास में अभिकारक या जो भी हमारे पास उत्पाद या ये जिसका आक्सीकरण हो रहा है और जिसका अपचयन हो रहा है, उनकी सांद्रता नियत हो जाती है। यही तो मैंने बोला, यानी कि यहां पर अगर हम बात करें Zn2+ व Cu2+ की सांद्रता नियत हो जाएगी। अगर यहां पर सांद्रता नियत हो गई तो फिर वहां पर विभव का मान शून्य होगा। क्या कहा, सांद्रता अगर नियत हो जाएगी तो उस जगह पर ध्यान रखना है इस बात को, और आप खुद समझ सकते हैं बेटा, अगर हमारी सांद्रता दोनों तरफ नियत हो गई है ना, तो इसका मतलब अब तो ना तो किसी का आक्सीकरण हो पा रहा है जो हमको दिखेगा और ना ही किसी का अपचयन हो पाएगा। और इस जगह पर अगर हम बात करें तो जो रीडिंग ऊपर आ रही थी ना, जो रीडिंग हमारी वोल्ट मीटर में आ रही थी, उसका मान यहां पर शून्य हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर प्रश्न के अंदर अगर साम्य लिखा हुआ है, साम्य व्यवस्था बोल दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, उस जगह पर ई सेल का जो मान होगा उसको तुरंत ही वहां पर क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे। समझ गए बात को, क्या करेंगे, ई सेल का मान तुरंत ही शून्य कर देंगे अपने आप। क्यों, क्योंकि सांद्रता नियत हो गई, और सांद्रता नियत होने का मतलब है कि अब हम ये समझ लेंगे कि ना तो वहां पर आक्सीकरण हो रहा है और ना ही वहां पर अपचयन हो रहा है, यानी कि परिवर्तन वहां पर नहीं हो रहा है। और जब परिवर्तन नहीं होगा तो ऊपर जो विभव बन रहा था वो विभव का मान वहां पर शून्य प्राप्त होगा। अब आप सोचो, यहां पर ई सेल क्या हो गया, 0 हो गया। ई सेल 0 हो गया तो ये जो मान यहां पर था इसका मान कैसा हो गया, 0 हो गया। ठीक, अब इसका मान अगर 0 हो गया तो इसका मतलब यहां पर 0 बराबर आ जाएगा आपका E0 सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n, यहां हो जाएगा log Kc/10। ठीक है, ये 0 हो गया और ये इसके बराबर आ गया, और जब ये इसके बराबर आ गया तो अब मुझे आप बताओ log/10 Kc बराबर कितना, यानी कि इसका बराबर ये आ जाएगा इधर, ये हो जाएगा आपका E0 सेल, यानी कि ये ऋण ऋण हो जाएगा धन, और धन हो गया तो n का मान इधर गुणा कर देंगे, n इंटू यहां पर आ जाएगा आपके पास में E0 सेल माइनस 0.0591। ये देखो आपके सामने यहां पर एक फॉर्मूला निकल के आ गया जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि log Kc/10 बराबर n इंटू E0 सेल। E0 सेल क्या है, मानक है, ये क्या है, मानक है। ठीक है, ये मानक है, वो मानक नहीं था। ठीक है, तो n इंटू E0 सेल डिवाइड बाई 0.0591, ये चीज आप यहां पर ध्यान रखेंगे। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझ में आ गया। बहुत सिंपल सी बात थी। आपको क्या ध्यान रखना है, ई सेल का मान आपको क्या करना है, 0 करना है जब साम्य स्थापित हो गया या साम्य व्यवस्था वहां पर लिखा जाएगा।
ठीक है, क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन आपके सामने यहां पर मैं रख रहा हूं, जरा जल्दी फटाफट सॉल्व कर दें, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। ए रख दे रहा हूं, यहां पर बी रख दे रहा हूं। आज हम बहुत क्वेश्चन करेंगे, बहुत से क्वेश्चन नए नए तरीके से करेंगे, ठीक है। यहां पर बी कर दे रहा हूं, यहां पर मैं कल का भी थोड़ा सा यहां पर कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा। +1 हो गया, यहां पर आपके पास में +2 हो गया, ये हमारा ठोस हो गया, ये हमारा जली हो गया, एक्वस हो गया, ये हमारा एक्वस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सॉलिड हो गया, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। तो मुझे यहां पर क्या, और यहां पर मैं सांद्रता दे रहा हूं बेटा, ये जो सांद्रता है ये मान लेता हूं। अच्छा यहां पर सांद्रता को छोड़ ही देते हैं अभी, चलो छोड़ो। तो ये कंडीशन आपके सामने है और यहां पर मैं आपके सामने रख रहा हूं E नॉट सेल बराबर रखा हूं 0.591, ये रखा मैंने 0.591। बताओ लॉग, या लॉग ना करके तो अच्छे बच्चे हो आप लोग, तो थोड़ा सा और हल्का सा कठिन कर देता हूं कि Kc का मान क्या होगा। चलो 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 सॉल्व करो, Kc का मान क्या होगा। सूत्र आपके सामने रखा हुआ है, तरीका आपके सामने है, Kc का मान ज्ञात करना है। शुरुआत करें, चलो क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन। यहां पर आपके पास में A से B प्लस है, A2 से B0 है। पहली बात तो यहां पर आपको n का मान निकालना पड़ेगा, और मैंने कहा था n का मान जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, n के मान को बराबर करने के लिए यहां 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो n का मान इस अभिक्रिया के लिए आपके पास में कितना आ गया, 2 आ गया, आ गया। अब वो वाला जो फॉर्मूला है वो रख दो, log base 10 Kc into 2 into 0.591 डिवाइड बाई 0.0591, ये आ गया, ठीक है। तो यहां से पॉइंट हटाए, 1 2 3 4 4 है, यहां पर कितने अंक है, 3 अंक है, ठीक। तो इसको हटा दिया अपन ने, यहां से हटा देंगे यहां पर। तो यहां क्या होगा, log Kc बेस 10 बराबर 591 काटोगे कितना टाइम जाएगा, 10, यानी कितना आ गया, 20। परिवर्तन ध्यान रखना है, n का मान समान रखना है, इस बात को जरूर ध्यान रखना है, n का मान समान रखना है। समझ में आ रही बात, n का मान समान रखना है। तो मान यहां कितना हो गया, 20। ये 20 आंसर नहीं होगा। मैंने आपसे क्या पूछा है, मैंने आपसे पूछा है Kc। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो अगर मुझे Kc निकालना है तो जो लॉग यहां जो बेस होता है, जो भी बेस यहां पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो भी बेस प्रेजेंट होता है उसकी घात में ये संख्या को चढ़ा देना, ये आंसर आएगा। जो भी यहां पर बेस होता है, एंटी लॉग लेते हैं बेसिकली ये। तो एंटी लॉग लिखने का तरीका क्या होता है कि जो भी यहां पर बेस होता है उसकी घात पर वो संख्या को चढ़ा देना जो सामने रखी हुई है, ये आएगा आंसर 10 की घात 20। समझ में आ गया, क्लियर है। चलो ठीक है, तो ये आज का कॉन्सेप्ट, अभी नया कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया, नई चीज हम लोगों ने पढ़ ली है कि कैसे इसको हल किया जाएगा। चलो आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पर, नेक्स्ट। ओके चलो एक क्वेश्चन आपके सामने है, हल करो जरा इसको हल करो। आप ही की किताब का क्वेश्चन है, इसको हल करो। चलो मैं भी साथ में हल करता हूं, देखो इसको हल करते हैं। क्वेश्चन के अंदर देखो क्या लिखा था, कॉपर है 2Ag प्लस है, कॉपर Cu2 प्लस है और 2Ag है, ठीक है। अब देखो यहां पर परिवर्तन, देखो यहां से परिवर्तन यहां पर कितना हो रहा है, परिवर्तन यहां पर कितना हो रहा है, 2 हो रहा है इसके लिए भी, और यहां भी जो परिवर्तन हो रहा है वो भी 2 हो रहा है इसके लिए, यानी कि इस अभिक्रिया के लिए n का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। n का मान आ गया 2, ठीक। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं, log base 10 Kc इज इक्वल टू n इंटू E नॉट सेल डिवाइड बाई 0.0591, ये पढ़ चुके हैं।
ठीक, तो यहां पर आ जाएगा log Kc बेस 10 बराबर n का मान हो गया 2, ई नॉट सेल हो गया 0.46 डिवाइड बाई 0.0591। 0.591 में अगर दिक्कत आ रही है तो 0.06 कर लेना, ठीक है, 0.06 करके। तो अब भाई ये चीज हमने यहां पर निकाल दी है। अब इसके आगे की कहानी आपको सॉल्व कर लेनी है, हो जाए ठीक है, नहीं तो अगर इतना भी लिख दोगे तो भी आपका क्वेश्चन तो सही माना ही जाएगा। तो log Kc बेस 10 2 इंटू 0.46 डिवाइड बाई 0.0591। तो फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, बेसिकली कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि हमने क्या चीज यहां पर ज्ञात कर रहे हैं। तो इतनी चीज यहां पर होनी चाहिए। चलो आगे बात करें, सब लोग समझ में आ गया सभी को? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट चलते हैं। आज हम एक और चीज सीखने वाले हैं, वो है गिब्स ऊर्जा। इसको भी सीख लेते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको हमें सीखना है, एप्लीकेशन सीखना है इन पे। तो वैद्युत रासायनिक सेल में अभिक्रिया की गिब्स ऊष्मा, ये हमें ज्ञात करनी है। चलो इसके बारे में एक दो बातें कर लेते हैं। देखो गिब्स ऊष्मा होती क्या है, गिब्स ऊष्मा को किससे प्रदर्शित करते हैं? गिब्स ऊष्मा को प्रदर्शित करते हैं डेल्टा जी। बहुत महत्वपूर्ण है, थर्मोडायनेमिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं वहां पर भी गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ते हैं, गिब्स मुक्त ऊष्मा डेल्टा जी। डेल्टा जी होता क्या है, बता सकते हो? डेल्टा जी क्या होता है, किसको बोलते हैं डेल्टा जी? देखो डेल्टा जी का प्रयोग कब किया गया, एक्चुअली मैं प्रयोग कुछ थर्मोडायनेमिक्स से बात कर रहा हूं। डेल्टा जी का जब प्रयोग तब किया गया जब किसी अभिक्रिया की हम लोगों ने इंथैल्पी ज्ञात कर ली, है ना, अभिक्रिया क्या कर ली, इंथैल्पी ज्ञात कर ली। अभिक्रिया की हमने एंट्रोपी ज्ञात कर ली, एंट्रोपी डेल्टा एस आप जानते होंगे, ठीक। तो डेल्टा एच फंक्शन हो गया इंथैल्पी जिसको हम लोग बोलते हैं, डेल्टा एस जो हो गया वो फंक्शन हो गया जिसको हम लोग एंट्रोपी बोलते हैं। तो एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी होता है अव्यवस्था। एंट्रोपी एक फलन है जो कि किसी भी निकाय की अव्यवस्था को प्रदर्शित करता है। जैसे कि ये कमरा है, इस कमरे के अंदर हमने गैस को डाल दिया, तो गैस के अणु जो होंगे वो अव्यवस्थित रूप में घूमते रहेंगे। तो जितनी ज्यादा वहां पर उसकी अव्यवस्था होगी, उसको फलन के रूप में प्रदर्शित करने के लिए हम एंट्रोपी का प्रयोग करते हैं। आपको समझ में आ गया? जैसे कि अगर हम बात करें किसी निकाय में या किसी भी यौगिक की बात करते हैं, 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस होती है। तो सबसे ज्यादा अव्यवस्था कहां होगी? गैस में होगी। फिर उससे कम अव्यवस्था कहां होगी? द्रव में होगी। फिर उससे कम अव्यवस्था कहां होगी? ठोस में होगी। तो एंट्रोपी सबसे ज्यादा जो होती है वो गैस की होती है, फिर द्रव की होती है, फिर ठोस की होती है। आ गया समझ में? तो क्योंकि अभिक्रिया हो रही है ना, जैसे कि 2 अभिकारक आपस में, कोई भी हमने 2 अभिक्रिया, 2 गैसों को आपस में मिलाया। अब 2 गैसों को आपस में मिलाया तो कुछ ना कुछ यहां पर निर्माण हुआ होगा। तो जब भी हम मिला रहे हैं तो यानी कि अनियमितता आ रही है। तो जितनी ज्यादा अनियमितता आएगी उतनी ज्यादा वहां पर एंट्रोपी होगी। जैसे ऐसे मान के चलो, बहुत से पॉइंट समझ सकते हैं आप। जैसे कि आपकी बस चल रही है, बस में सारी सीटों पर लोग व्यवस्थित रूप में बैठे हुए हैं, सारी सीटों पर जितने भी लोग हैं वो बैठे हुए हैं और व्यवस्थित रूप में बैठे हैं, तो इसका मतलब अव्यवस्था कम है। लेकिन उसी बस में बहुत से लोग डाल दिए जाए, ठीक है, बहुत से लोग डाल दिए जाए, तो कुछ खड़े होंगे, कुछ बैठे होंगे, कुछ पड़े होंगे, तो अव्यवस्थित हो गई कि नहीं हो गई? तो अव्यवस्थित हो गई, तो उस अव्यवस्था को प्रदर्शित करने के लिए एक फलन का प्रयोग करते हैं जिसको बोलते हैं एंट्रोपी। अब डेल्टा जी क्या था? डेल्टा जी जो साइंटिस्ट थे, मतलब कौन? गिब्स जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, इन दोनों फलनों के अंतर को प्रदर्शित किया। कैसे प्रदर्शित किया? डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। कैसे प्रदर्शित किया? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो ये जो अंतर है इंथैल्पी और टी गुणा एंट्रोपी के गुणनफल का जो अंतर था उसको बोलते हैं गिब्स मुक्त ऊष्मा। अब समझ में आ गई बात? क्लियर है? ये चीज होती है गिब्स मुक्त ऊष्मा। अब प्रश्न उठता है कि यहां पर कैसे गिब्स मुक्त ऊष्मा को देखा जाएगा? तो यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, समझिए इस बात को। देखिए यहां पर कैसे समझते हैं, यहां पर आप एक सूत्र दिमाग में रखो, बस
बाकी दिमाग में मत रखो, केवल एक सूत्र दिमाग में रखो कि अगर आपको गिब्स मुक्त ऊष्मा के बारे में बात करनी है तो गिब्स मुक्त ऊष्मा क्या होती है वो देखो, डेल्टा जी, बहुत आराम से देखना, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। ये देखो, ये गुणनफल के बराबर होता है। गिब्स मुक्त ऊष्मा होती है डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल। अब एन क्या है, एन क्या है यहां पर, एन देखो, एन जो है वो इलेक्ट्रॉन कितने गेन हुए, गेन समझ रहे हो ना, गेन, या जितने भी इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन लिए, जितने भी इलेक्ट्रॉन दिए, वो हो गया। एफ जो है वो है 96500 कूलाम। देखो n इंटू एफ क्या होता है, n इंटू एफ, f इंटू n, ये होता है आपका आवेश, होता है कि नहीं होता है, n इंटू एफ, ये क्या होता है, चार्ज, आवेश, ठीक है। तो n इंटू एफ ये हो गया आवेश, और ई सेल तो आप जानते हो इसको क्या बोलते हैं, सेल का विभव। तो बेटा इनका जो गुणनफल होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा जी। अब अगर मान लेते हैं सपोज दैट हमसे अगर कहीं पर प्रश्न पूछ दे डेल्टा जी नॉट क्या होता है, यहां पर हम लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, इसको बोलेंगे गिब्स ऊष्मा, इसको बोलेंगे गिब्स ऊष्मा या गिब्स ऊर्जा, ठीक है। और डेल्टा जी नॉट है, इसको बोलेंगे हम लोग मानक गिब्स ऊष्मा या ऊर्जा, इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा जी नॉट। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू, देखो फॉर्मूला वही रहता, माइनस एन एफ, और यहां पर अब आप कर देना ई नॉट सेल, ये कर देना यहां पर, ठीक है, ये चीज यहां पर आप कर देना, यानी कि ये चीज आपके सामने आ जाएगी। यहां पर क्या हो जाएगा, बाकी एन वही है, एफ वही है, ई नॉट सेल जो होगा ये हो जाएगा सेल का मानक विभव, ठीक है, क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई है। बस इतनी सी बात आपको दिमाग में रखना है। एक्चुअली में क्या होता है, जब सेल में वर्क हो रहा होता है, सेल में कार्य हो रहा होता है, कार्य होगा तभी तो विभव आएगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो स्थानांतरित हो रहे होंगे, जो हमारे पास में जो यौगिक होगा उसका ऑक्सीकरण हो रहा होगा, अपचयन हो रहा होगा, तो वहां से क्या होता है, अधिकतम कार्य प्राप्त होता है, ठीक है। तो अधिकतम कार्य को हम लोग ऊर्जा के रूप में किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, तो वो होता है गिब्स ऊष्मा, ये अधिकतम कार्य को प्रदर्शित करता है। तो इसलिए डेल्टा जी, अब कैसे कार्य कैसे होगा, अब जैसे आप कार्य की बात करते हैं तो कार्य किसके बराबर होगा, कार्य होता है ऊष्मा, जो उसके अंदर आवेश स्थानांतरण होता है, वो आवेश स्थानांतरण और विभव के गुणनफल के बराबर जो होता है वो कार्य होता है, और वही कार्य को हम लोग क्या प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा जी करते हैं। इतनी सी बात आपको दिमाग में रखनी है, बस इसके अलावा आपको कुछ दिमाग में नहीं रखना है। तो फॉर्मूला ध्यान रखो, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, और डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन बात करते हैं, एक क्वेश्चन को ले लेते हैं, चलो आपके सामने, तो चलो इस क्वेश्चन को हल करते हैं, ये भी आपके उसमें शामिल है, ये भी आपके बुक में है। तो चलिए उदाहरण 3.3 है, ट्राई करते हैं, चलो इसको ट्राई करो। फॉर्मूला तो मैंने आपको दे दिया, है, बस शुरू हो जाओ बेटा। क्या क्या चीजें आपके पास में है उसका प्रयोग करो, आ जाएगा क्वेश्चन, कर लोगे, जल्दी जल्दी ट्राई करो, चलो ठीक है। डेनियल सेल दे रखा है, डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव, कौन सा मानक इलेक्ट्रोड विभव, यानी कि ई नॉट सेल का मान कितना है, 1.1 वोल्ट। ये देखो ई नॉट सेल हमारे पास आ गया, ठीक है, ई नॉट सेल है हमारे पास में, और हमें क्या निकालना है, मानक गिब्स ऊष्मा निकालनी है, मानक गिब्स ऊष्मा, इसका मतलब डेल्टा जी नॉट ज्ञात करना है, बहुत सिंपल है, कर लोगे, डेल्टा जी नॉट ज्ञात करना है। तो यहां क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला लगाओगे, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये फॉर्मूला लग जाएगा। चलो इस फॉर्मूले को लगा ले, तो यहाँ क्या होगा, माइनस एन का मान कितना होगा, परिवर्तन दिख रहा होगा, अब तो बिल्कुल रट गया होगा आपको, यहाँ पर 2 का परिवर्तन, यहाँ 2 का,
2 इंटू एफ की वैल्यू 96500 और ई नॉट सेल का मान कितना दिया हुआ है बेटा, दे रखा है 1.1। कहानी खत्म, बस गुणाई तो करना है, कहानी खत्म हो गई। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपकी बुक में है, हाँ यहाँ पर माइनस इतना, ठीक है, तो ये आ गया आपके पास में डेल्टा जीरो। देखो कितना सरल सी बात है, बहुत बड़ी बड़ी चीज नहीं है, बहुत सरल सी बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। दिमाग में एक दो बातें हर किसी चीज के लिए रखनी है, बस उतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो आपका चैप्टर समझ में आ जाएगा, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, घबराने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये रहा आपके पास में गिब्स मुक्स ऊष्मा के बारे में। चलो आगे बात करते हैं। अब चलो एक और पॉइंट लेते हैं, एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएच। पीएच पढ़ा हुआ है ना, अब कहेगा सर ये तो पुरानी चीजें सब जानी पहचानी नजर आ रही हैं। गिब्स मुक्त ऊष्मा भी पढ़ लिया, साम भी पढ़ा हुआ है, 11th का है, फिर एक और चीज आप लेके आ गए हैं पीएच। पीएच कहाँ होता है, कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, आयनिक साम में, है ना। क्या होता है पीएच, चलो इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे बात करते हैं अपने मुद्दे की बात। पीएच क्या होता है, पीएच होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे तो बोलते हैं, यानी कि कोई भी वहां पर अम्ल उपस्थित है या कोई भी क्षार उपस्थित है तो उसकी अम्लता या क्षारकता को प्रदर्शित करने के लिए एक संख्या, एक मानक का प्रयोग करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पीएच। इसको पीएच भी बोलते हैं, और अगर हम ये पीएच किसके लिए बोलते हैं, अम्ल के लिए बोलते हैं, और पीओएच किसके लिए बोलते हैं, क्षार के लिए बोलते हैं। और क्या पैरामीटर होता है, याद आ रहा है कुछ, चलो बताते हैं। पीएच बराबर क्या था, याद करो, पीएच बराबर था माइनस लॉग एच प्लस आयन, याद आ रहा होगा, माइनस लॉग एच प्लस आयन, ठीक है। पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस आयन, ये एक तरीका था, ठीक है। इसी तरीके का एक और था, पीओएच इज इक्वल टू क्या था, माइनस लॉग ओ एच माइनस आयन, ये भी था। तो पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस आयन, पीओएच बराबर माइनस लॉग ओ एच माइनस आयन। फिर एक और चीज थी वहां पर आपने पढ़ी थी, पीएच प्लस पीओएच बराबर 14, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी पढ़ी थी। फिर आपने एक और चीज पढ़ी थी, देखो अगर कोई अम्ल होता है, एसिड होता है, ठीक है, तो पीएच का मान कितना होता है, 7 से कम होता है, लेकिन टेम्परेचर ताप पर निर्भर करता है। ताप कौन सा, 25 डिग्री, 25 डिग्री टेम्परेचर, बेटा 25 डिग्री टेम्परेचर पर ही होता है, ठीक है। अगर ये रूम टेम्परेचर होता है, कमरे का ताप 25 डिग्री, लेकिन अगर आपने ताप को बढ़ाया या ताप को घटाया तो फिर ये जो पैरामीटर होता है ये बदल जाता है, फिर 7 की जगह 6 हो सकता है, 5.5 हो सकता है, 5 हो सकता है, निर्भर करता है कि आपने ताप कौन सा लिया होगा। तो अभी हम यहां पर बात कर रहे हैं कौन सा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। तो पीएच की मान कितनी हो जाएगी, पीएच लेस देन कितना हो गया, 7। अगर पीएच लेस देन 7 होगा तो फिर हमारा अम्ल हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम क्षार की बात करें, बेस की बात करें, तो बेस के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो पीएच है वो ग्रेटर देन 7 है। तो ये चीजें तो आप लोग पढ़ चुके हो ये चीजें पढ़ चुके हो, क्लियर है। अच्छा तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक क्वेश्चन है, फिर मैं अपने आगे की बात बताऊंगा, है ना। क्वेश्चन कुछ ये है, चलो हाँ चलो क्वेश्चन मैं बोलता हूं कुछ ऐसा। एक विलियन है, कोई मान लेते हैं कोई विलियन है, उसका पीएच का मान 0 है, मजा आएगा, ठीक है। पीएच का मान 0 है, तो पहला ऑप्शन है अम्लीय, दूसरा ऑप्शन है क्षारीय, तीसरा ऑप्शन है उदासीन, और चौथा ऑप्शन है नहीं होगा, ऐसा होता ही नहीं है। चलो बताओ जल्दी से, कमेंट सेक्शन में जल्दी से फटाफट बताओ, पहले इस क्वेश्चन को बताओ फिर आगे बात करेंगे। बेटा बहुत सिंपल सा पॉइंट था ना, इसमें कौन सा बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट हो गया यार, सिंपल सा तो पॉइंट था। सिंपल सा पॉइंट क्या था, सिंपल सा पॉइंट ये है कि पीएच भैया हमारा हो गया 0, और पीएच अगर हमारा 0 हो गया तो इसका मतलब ऐसा विलियन तो बनेगा ही नहीं, है ना, ऐसा विलियन तो बनेगा ही नहीं, ऐसा विलियन बनेगा नहीं, तो ऐसे सोच सकते हैं अपन, और ऐसे अगर सोचेंगे तो हम क्या बताएंगे, कौन सा आंसर होगा हमारा, 4th ऑप्शन हम लोग लगा लेंगे। लेकिन बच्चा 4th ऑप्शन गलत है, गलत है, नहीं 4th नहीं होगा।
ऐसा आप सोचते हो कि pH इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, pH इज इक्वल टू 0 भी होगा। और अब मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूं कि होता क्या है pH का पैरामीटर। इसलिए मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिया था कि कुछ लोगों के दिमाग में बड़ा कंफ्यूजन होता है। pH का पैरामीटर कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6, यहां पर उसके बाद 7, फिर यहां पर 9, फिर यहां 11, फिर यहां 14, ऐसा कुछ मान लेता हूं। चलो ऐसा मान लिया मैंने, ठीक है, क्लियर है। यहां पर क्या हुआ, इस जगह पर तो हो गया आपका उदासीन, ये तो बेटा हो गया उदासीन, ठीक, मतलब उदासीन हो जाएगा। अब इस उदासीन से पहले और इस उदासीन के बाद का मामला है। अगर 7 से आगे बढ़ेगा तो इसका मतलब जैसे जैसे बढ़ेगा क्षारीय व्यवहार बढ़ेगा, जैसे जैसे 14 की तरफ जाएगा क्षारीय व्यवहार बढ़ेगा, और जैसे जैसे पीछे की ओर जाएगा तो अम्लीय व्यवहार बढ़ेगा। और अम्लीय व्यवहार सर्वाधिक 0 पर होगा, यहां पर सर्वाधिक होगा, सर्वाधिक होगा यहां पर। इसका मतलब जानते हो क्या? इसका मतलब यह है कि pH अगर 0 है तो POH बराबर 14, यानी कि इसका मतलब तो ये हो गया POH कितना हो जाएगा? 14। समझ गए बात को? क्लियर है? तो ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? किस चीज को? pH इज इक्वल टू 0 प्रदर्शित कर रहा है। तो किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है? वही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है? वो प्रदर्शित कर रहा है आपके किस पॉइंट को? अम्लीय व्यवहार को प्रदर्शित कर रहा है। समझ में आ रही बात? तो यहां पर आप जो जवाब दोगे वो जवाब होगा हमारा कौन सा? वो जवाब होगा हमारा पहला, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, समझ में आ गया। तो 7 में उदासीन होता है, 7 से पीछे चले जाओगे तो अम्लीय व्यवहार बढ़ेगा pH के लिए, और 7 से आगे बढ़ते जाओगे तो क्षारीय व्यवहार बढ़ेगा। ये चीजें होंगी। अधिकतम 0 और 14 होता है किस जगह पर? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये होता है। क्लियर? अगर कहीं पर अगर 90 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाए, 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है? 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर फिर 0 से 12 तक होता है, केवल 0 से 12 तक। ताप जैसे जैसे बढ़ेगा ये संख्या कम होती चली जाएगी। तो 0 से 12 तक होता है, और 0 से अगर 12 हो रहा है तो इसका मतलब यहां पर अब उदासीन जो होगा वो 6 पे होगा, ठीक है। उदासीन कहां होगा? अब 6 पर होगा। अब उदासीन आपका 7 नहीं होगा, उदासीन 6 पर होगा, और 6 से 0 और 6 से 12, तो 6 से 12 की तरफ जाओगे तो यहां पर क्षारीय व्यवहार बढ़ेगा, और 6 से 0 की तरफ जाओगे तो फिर यहां पर अम्लीय व्यवहार बढ़ेगा। ये है पूरी कहानी, एक छोटे से बात में मैंने यहां पर आपको सिखा दी। चलो आगे बात करते हैं, हम आते हैं अपने मुद्दे पर। तो हमारा मुद्दा तो कुछ और ही चल रहा था, तो हमारा मुद्दा कुछ ये था, और ये चीज तो आपको पता ही है, तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं। तो हम यहां पर बात करेंगे कि pH कैसे ज्ञात करते हैं। तो pH ज्ञात करने के लिए हमारे पास में विलयन का अम्लीय होना जरूरी है। यानी कि इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि अब जो हम यहां पर कोई भी यहां पर कंटेनर यूज कर रहे हैं, कोई भी यहां पर सेल यूज कर रहे हैं, उस सेल के अंदर अम्ल भरा हुआ है, ठीक है। उस सेल के अंदर क्या भरा हुआ है? अम्ल भरा हुआ है। जैसे जिंक भरा था, कॉपर भरा था, ये सारी चीजें भरी हुई थी, तो जिंक कॉपर की जगह पर क्या कर दिया? वहां पर एक अम्ल डाल दिया, बस इतनी सी बात है। अब अम्ल डाल दिया है तो अम्ल में यहां पर देखो 2 स्थितियां हो सकती है। क्या? यहां पर अम्ल में 2 स्थितियां हो सकती हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन। मतलब या तो वह अम्ल ऑक्सीकरण के रूप में प्रयुक्त हो रहा होगा, या फिर वहां पर अपचयन हो रहा होगा। 2 स्थितियां हो सकती हैं। कैसे? देखो, अगर ये हो सकता है कि हाइड्रोजन जो है वो किसमें चला जाए? 2H+। अच्छा, तुम लोगों को हाइड्रोजन दिमाग में आ गया तो कुछ और भी दिमाग में आ गया होगा। ये अम्ल वाली बात मैंने आपको बताई थी, याद करो कहां पर बताई थी। मैंने बताई थी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, संदर्भ इलेक्ट्रोड, याद आ रहा होगा। मैंने कहा था कि हाइड्रोजन का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन का प्रयोग कब करते हैं? जब हम किसी भी सेल के बारे में उसका
विभव ज्ञात करते हैं, जैसे कि वहां हमने जिंक का करके दिखाया था, वहां पर हमने कॉपर का करके दिखाया था, फिर हमने वहां पर एक ट्यूब रखी थी, ऊपर से एक तार डाला था, तार डाल के हमने हाइड्रोजन गैस को पास किया था, उसमें एक अम्ल रखा था, याद आ गया ना, वही सारी चीजें हैं। तो वही उसी प्रकार का यहां पर हमने लिया है। मतलब कुल मिलाकर अब ये कहना है कि भैया जो हमने अम्ल लिया था ना, जो अम्ल लिया था उसका पीएच, क्योंकि पीएच के लिए अम्ल तो चाहिए, बिना उसके तो काम चलेगा नहीं। तो यानी कि अब जो वहां पर अम्ल भरा है ना, उसके आधार पर अब मुझे जो है पीएच ज्ञात करनी होगी, यानी इसका पीएच मुझे ज्ञात करना होगा, ऐसे समझना है। ठीक है, क्लियर है। तो संदर्भ इलेक्ट्रॉन हमने वहां पर लिया था। अब देखो क्या था, वहां पर दो कंडीशन थी, एक जगह पर मैंने कहा था ऑक्सीकरण भी हो सकता है, और एक जगह पर मैंने कहा था कि अपचयन भी तो हो सकता है। निर्भर करता है सामने कौन रखा हुआ है, निर्भर करता है हाइड्रोजन विद्युत रासायनिक श्रेणी। बेटा बहुत बातें बता चुका हूं मैं आपको, समझ रहे हो ना। विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर कौन सा था, लिथियम, नीचे कौन सा था, कॉपर, याद आ गया होगा इस टाइप का। मैंने कहा था ऐसी स्थिति होती है, ऊपर वाले का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऊपर ऑक्सीकरण है तो लिथियम ऑक्सीकरण कर रहा है, तो अगर हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले लें तो इसका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, सीधी सी बात है। ऊपर जो होगा ऑक्सीकरण, नीचे जो होगा अपचयन। क्लियर है। ठीक, हम कॉपर नहीं ले रहे, हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले रहे हैं। जैसे हमने वहां जिंक और हाइड्रोजन लिया था, तो लिथियम ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन रिडक्शन। ठीक, क्लियर है, समझ में आ गया। दूसरी स्थिति कर सकते हो, कॉपर क्या होगा, अब हाइड्रोजन और कॉपर की बात करें तो हाइड्रोजन और कॉपर में देखो तो हाइड्रोजन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन होगा। जो ऊपर होगा वो भारी होगा, वो ऑक्सीडेशन करेगा, जो नीचे होगा वो हमेशा अपचयन ही करेगा। समझ गए बात को, क्लियर है। तो वो बात मैंने आपको बताई, तो दोनों स्थितियां यहां पर हो सकती हैं, ऑक्सीकरण भी हो सकता है और अपचयन भी हो सकता है। मैं केवल इन दोनों की बात कर रहा हूं, इसके साथ क्या लगा हुआ है मैं अभी उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूं, केवल इन दोनों की बात कर रहा हूं। तो अब मैं यहां पर इसका पीएच ज्ञात करने की कोशिश करता हूं। तो एक चीज समझो, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है, अगर मैं इसको नीचे लूं तो ये हो रहा है अपचयन, क्योंकि मैंने आपसे कहा था विभव का मामला सब अपचयन भाई साहब जो है वही संभालते हैं, है ना। विभव जब भी हम बोलते हैं तो अपचयन आता है, तो मैं अपचयन वाला एग्जांपल ले रहा हूं, तो ये ले रहा हूं बेटा। अब मैं इसके लिए नष्ट समीकरण लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, नष्ट समीकरण। गौर से सुनिएगा, गौर से समझिएगा। नष्ट समीकरण लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, देखो अपचयन का लिखते हैं तो यहां क्या लिखेंगे, ई रिडक्शन बराबर ई नॉट रिडक्शन। गौर से देखिएगा बेटा, ई नॉट रिडक्शन माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन। अभी मैं उसका मान नहीं रखा है, लेकिन ये समझ गए हो गया, ठीक है। यहां पर आ गया log बेस 10। ये देखो क्या है, हाइड्रोजन कैसी होती है, गैस। हाइड्रोजन क्या होती है, गैस। और जब गैस होगी तो गैस का क्या आएगा, जब गैस होगी तो गैस का क्या आएगा, दाब। गैस का दाब, गैस की सांद्रता नहीं होती है, गैस का दाब होता है। तो मैं यहां लिखता हूं दाब किसका, हाइड्रोजन का, दाब हाइड्रोजन का लिख सकता हूं। अभी मैं आपको कुछ और भी एप्लीकेशन सिखाऊंगा कि कभी कभी हम दाब भी लिख देते हैं। एक क्वेश्चन आया था बहुत अच्छा कि कहीं पर दाब था, सांद्रता था, तो बातें बहुत है, सुनते रहिएगा। तो यहां पर जैसे कि आपके पास में हमने दाब लिख दिया, अब इसका दाब तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो विलयन है, H+ आयन अम्ल है विलयन के रूप में, यानी कि द्रवित रूप में, इसका मतलब इसकी होगी सांद्रता, तो इसकी होगी सांद्रता, तो नीचे आ जाएगा H+, और H+ आ गया तो आगे लिखा है 2 का आ गया वर्ग। समझ में आ रही बात, क्लियर। फिर से रिपीट कर रहा हूं 2H+H2, H2 हो गया दाब, H2 हो गया दाब, H+ हो गया सांद्रता का ऊपर आ गया वर्ग। अब देखो, अब आगे समझना, आगे समझो बच्चा, आगे समझो, क्या समझना, देखो ई रिडक्शन किसका, इसका, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं H+ से H2। चलो छोड़ो, ये तो बाद में बताऊंगा मैं आपको, हटाओ, ऐसे नहीं तो कंफ्यूज जाओगे। चलो, इसको कुछ नहीं समझा रहा हूं मैं, यहां समझा रहा हूं आपको। ये चीज हमने यहां पर लिख दी, ठीक, ये चीज हमने यहां पर इसकी लिख दी। अब देखो मान रख रहा हूं, n का मान कितना होगा, ओ भाई का हो, हाँ, n का मान कितना होगा, परिवर्तन देखो बेटा, मैं इसको ले रहा हूं, इस पर फोकस करो, कितना परिवर्तन, यहाँ 0, यहाँ पर 2, तो परिवर्तन कितने का, 2 का, 2H+ गुणा 2 बराबर 2 × 0, यानी कि ये आ गया 2। पहली बात,
ये आ गया 2। ठीक, अब आगे सुनना, यहां पर देखो, याद करो हम लोगों ने एक चीज की थी, हाइड्रोजन गैस डाली थी, याद आ रहा होगा, हाइड्रोजन गैस डाली थी, कितना प्रेशर था, 1 बार, एक बार का प्रेशर था, याद आ गया, एक बार का प्रेशर था, याद आ रहा है। तो हाइड्रोजन का यहां पर प्रेशर कितना कर दिया अपन ने, 1 बार। ठीक है, क्लियर है, ये चीज हमने यहां पर कर ली थी। चलो आगे बात करते हैं अगली बात पर, अगली बात, तो ये तो हमारा हो गया 1 बार, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 बार, ठीक, ये 1 हो गया, ठीक। हाँ, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने हाइड्रोजन को क्या माना था, हाइड्रोजन को माना था संदर्भ इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और मैंने आपसे कहा था भाई साहब कि इसका जो E0 होता है ना, उसका मान 0.0 वोल्ट होता है, 0.0 वोल्ट होता है, बोला था मैंने आपको। ऑक्सीकरण हो चाहे अपचयन हो, 0.0 वोल्ट होता है। तो ध्यान रखना, प्रश्न के अंदर pH लिखा हुआ दिख जाए ना, pH लिखा हुआ दिख जाए, आप चुपचाप इस संख्या को 0 कर दो, क्योंकि इसका मान 0.0 वोल्ट होता है हाइड्रोजन के लिए। जैसे कि अपन ने इससे पहले भी एक चीज और सीखी थी, साम में लिखा हुआ दिख जाए, ई सेल 0 कर दो, pH लिखा हुआ दिख जाए, E0 जो भी होगा वो 0 कर दो, ऑक्सीकरण अपचयन जो भी होगा 0 कर दो। अब देखो क्या बनता है आपके पास में, देखो अब आपके पास में क्या बचता है, ई रिडक्शन इज इक्वल टू माइनस, ये गया 0 हो गया, 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग बेस 10। यहां देखो pH2 है, pH2 प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1 डिवाइड बाई H प्लस का वर्ग, ठीक है, H प्लस का वर्ग, ये समझ में आ गया। अच्छा, अब H प्लस का वर्ग आ गया, यहाँ पे ये चीज आ गई है। अब एक काम करो, यहां पर देखो, इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओगे तो आगे क्या आ जाएगा, धन आ जाएगा। हाँ, तो यहां पर आ जाएगा, जब इसको ऊपर ले जाओगे, लॉग ऊपर लेके जाओगे तो यहां धन आ जाएगा। तो यहां पर मैं आपको सिखा रहा हूं, ई रिडक्शन इज इक्वल टू, ऊपर लेके जाओ, प्लस 0.0591 डिवाइड बाई 2, यहां हो गया लॉग बेस 10 H प्लस का वर्ग आ गया, ठीक, वर्ग आ गया। तो अब देखो H प्लस का वर्ग आ गया तो 2 आगे जाएगा, जब लॉग लोगे, किसी का वर्ग लोगे तो ये आगे आ गया। तो यहां पर देखो क्या आएगा, E अपचयन बराबर 0.0591 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, फिर से 2 आ गया, इंटू लॉग H प्लस, ये आ गया, ठीक, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 निपट गया। हाँ, अब देखो कमाल की बात, अब है सबसे बड़ा कमाल जो अब आपको दिखाने जा रहे हैं, वो क्या है, देखो यहां पर ई रिडक्शन दिख रहा है, बराबर 0.0591 इंटू लॉग H प्लस आयन दिख रहा है। pH बराबर क्या होता है, pH बराबर होता है माइनस लॉग H प्लस आयन, यही तो होता है, pH बराबर माइनस लॉग H प्लस आयन। तो लॉग H प्लस आयन यहां है, माइनस नहीं है, तो अगर लॉग H प्लस आयन है तो माइनस आगे लगा दो, तो ये संख्या pH के लिए हो जाएगी, यानी कि हो जाएगा माइनस 0.0591 इंटू pH। आ रही है बात समझ में, क्लियर है। ये देखो pH, ये देखो pH, यही तो हमें ज्ञात करना था, माइनस 0.0591 इंटू pH, ये वैल्यूज है। तो pH अगर तुमको दिया होगा, ई रिडक्शन निकालना है तो क्या करना है बेटा, गुणा कर देना, सीधा सीधा, समझ गए बात को, क्या कर देना है, गुणा कर देना है, और कुछ नहीं करना है, क्लियर है। और अगर pH ज्ञात करना है तो ई रिडक्शन बटा माइनस 0.0591 कर देना, बात तो कोई समझ में, यही तो चीज सीखनी थी भाई, pH को कैसे ज्ञात करते हैं, pH को कैसे ज्ञात किया जाता है, यही तो चीज हम सीखने के लिए बैठे थे। तो कहां से प्रयोग किया हमने और कहां तक हम ले गए जाकर, ठीक,
कहां से प्रयोग किया और कहां तक ले गए, यही चीज हमें यहां पर सीखनी थी। तो अब समझ में आ गया कि पीएच कहां से लाया जाता है और क्या तरीका होता है। अब एक बात और ध्यान रखना, एक छोटी सी बात है, वो भी दिमाग में रखना, हालांकि वो पूछेगा तो नहीं, लेकिन कुछ भी हो सकता है, किस्मत जब खराब होती है तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर यहां पर ये रिडक्शन की बात कर रहे हैं, अगर ऑक्सीडेशन की बात होती तो क्या होता, मतलब ऑक्सीडेशन की बात होती, यानी कि ऊपर वाली अगर लेते तो क्या होता, ऊपर वाली अगर वैल्यू लेते ना तो तुम ऐसे ही लेकर देख लेना, अपने आप देख लेना, ये ऊपर आएगा ये नीचे आएगा, ये ऊपर और ये नीचे, तो माइनस यहां आ जाएगा, तो माइनस H प्लस आयन साथ में रहेगा, तो इसका मतलब ये प्लस आएगा, प्लस 0.0591 मल्टीप्लाई बाई पीएच। ये चीज ध्यान रखना, नहीं है समझ में आया? अरे यहां मैंने कौन सी दिया था, यहां से मैंने अपचयन सिखाया था आपको, अब ऑक्सीकरण सीखना है आपको। अगर प्रश्न के अंदर ऑक्सीकरण दे दिया गया तो विभव ऑक्सीकरण का चाहिए, अगर ऑक्सीकरण का विभव कह रहा है तो या धन इंटू 0.059 गुणा पीएच कर देना, या पीएच ज्ञात करना तो धन में आ जाएगा, अपचयन करना है तो ऋण में आ जाएगा। बस भाई साहब इतनी सी बात ध्यान रखना है, समझ गए बात को? क्लियर है? पक्का? चलो, अगर आपको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है। तो अब रहा आपके सामने ये प्रश्न, आप ही के बुक किताब का प्रश्न है, आप ही की किताब का प्रश्न है, पीएच बराबर 10 के विलयन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोडों के विभव का परिकलन कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, पीएच बराबर 10 के विलयन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का परिकलन कीजिए। तो मैंने कहा था केवल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अगर लिखा होता है तो इसका मतलब वो अपचयन विभव की बात कर रहा है। बताओ क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है कि नहीं है? बोलो, है कि नहीं? अरे बता दो, अब तो बता दो भाई, है सिंपल सा क्वेश्चन। क्या लगाना है? फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है? ई अपचयन बराबर माइनस 0.0591 इंटू पीएच। क्लियर है? कर लोगे इसको? कर लोगे? ठीक है, तो ये रहा आपका होमवर्क जो आपको खुद ही हल करना है। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? तो आज की चीज हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ये रहा आपके पास में क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को आपको प्रॉपर तरीके से हल करना है।